एरोस्पेस जगत उत्साह से भरा हुआ है। अमेरिका ने गुप्त रूप से एक ऐसे हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण किया है जो इतना उन्नत है कि इसने सैन्य विशेषज्ञों और प्रतिद्वंद्वी देशों को भी चकित कर दिया है। अफवाह है कि यह अभूतपूर्व तकनीक वर्गीकृत SR-72 डार्क स्टार से भी तेज है, जो कि कभी पृथ्वी पर सबसे तेज विमान रहे प्रसिद्ध SR-71 ब्लैकबर्ड का उत्तराधिकारी है। लेकिन उन्होंने आखिर क्या परीक्षण किया और यह अत्याधुनिक हाइपरसोनिक यान मैक 6 से आगे कैसे बढ़ गया? संभवतः मैक 10 तक भी। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम इस अत्याधुनिक हाइपरसोनिक परीक्षण के आश्चर्यजनक विवरणों में गहराई से उतरते हैं, जो SR-72 से भी तेज है, जिसने विशेषज्ञों को चकित कर दिया है। हाइपरसोनिक विमान और हथियार किसी विज्ञान कथा ब्लॉकबस्टर की तरह लग सकते हैं, लेकिन ये आधी सदी से भी ज्यादा के शोध, प्रयोग और तकनीकी सफलताओं का परिणाम है। हालांकि कई लोग हाइपरसोनिक तकनीक को 21वीं सदी का एक बड़ा बदलाव मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इसकी उत्पत्ति शीत युद्ध से जुड़ी है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ वायु और अंतरिक्ष प्रभुत्व के लिए एक उच्च दांव की दौड़ में उलझे हुए थे। वर्षों तक हाइपरसोनिक तकनीक सीमित धन और तत्काल सैन्य अनुप्रयोगों की कमी के कारण गुप्त सैन्य प्रयोगशालाओं में धूल फांकती रही। लेकिन आज बढ़ते वैश्विक तनाव और नए सिरे से हथियारों की दौड़ के साथ विश्व महाशक्तियां इन अल्ट्रा फास्ट प्रणालियों को पूर्ण करने की होड़ में हैं, जो पारंपरिक मिसाइल सुरक्षा को मात दे सकती हैं और अभूतपूर्व गति और सटीकता के साथ लक्ष्यों पर हमला कर सकती हैं। हाइपरसोनिक उड़ान की ओर यात्रा 1959 में नॉर्थ अमेरिकन X-15 रॉकेट विमान के साथ शुरू हुई, जो एक अभूतपूर्व प्रायोगिक विमान था, जो आज भी किसी चालक दल वाले विमान द्वारा दर्ज की गई सबसे तेज गति मैक 6.7 का रिकॉर्ड रखता है। B-52 बम वर्षक से प्रक्षेपित X-15 ने साबित किया कि नियंत्रित हाइपरसोनिक उड़ान संभव है, लेकिन यह एक रॉकेट इंजन पर निर्भर था। इस सीमा ने उस समय लंबी दूरी की हाइपरसोनिक यात्रा को लगभग असंभव बना दिया था। इन चुनौतियों के बावजूद हाइपरसोनिक उड़ान का सपना कभी धूमिल नहीं हुआ। इंजीनियरों ने स्क्रैमजेट इंजनों की खोज की, जो सैद्धांतिक रूप से भारी रॉकेट ईंधन की आवश्यकता के बिना हाइपरसोनिक गति बनाए रख सकते थे। हालांकि तकनीकी बाधाएं, जैसे कि मैक 5 से ज्यादा की गति पर उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा और उन्नत तापीय सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकता, इस तकनीक को तेजी से आगे बढ़ने से रोक रही थी। एक ऐसी शहरी बस बनाना जिसके कुल भार का 90% केवल ईंधन हो, बेतुका लग सकता है, लेकिन शुरुआती रॉकेट चालित विमानों को ठीक इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें ईंधन और उसे जलाने के लिए ऑक्सीकारक दोनों साथ ले जाने पड़ते थे। इसलिए सुरक्षा सुविधाओं, यात्री डिब्बों या यहां तक कि उन्नत नेविगेशन तकनीक जैसी जरूरी प्रणालियों के लिए भी कोई जगह नहीं बचती थी। इसने रॉकेट विमानों को न केवल अकुशल बना दिया, बल्कि व्यावसायिक यात्राओं के लिए बेहद अव्यावहारिक भी बना दिया। उदाहरण के लिए, अब तक निर्मित सबसे प्रसिद्ध रॉकेट विमानों में से एक X-15 मैक 6 साल की गति तक पहुंच सकता था, लेकिन ईंधन खत्म होने से पहले यह केवल कुछ मिनट ही हवा में रह सकता था। अब यहीं पर रैमजेट और स्क्रैमजेट जैसे आधुनिक हाइपरसोनिक एयर ब्रीडिंग इंजन खेल को पूरी तरह से बदल देते हैं। रॉकेटों के विपरीत, जिन्हें तरल ऑक्सीजन के भारी टैंक ले जाने पड़ते हैं, ये इंजन उड़ान भरते समय वायुमंडलीय ऑक्सीजन खींचते हैं, जिससे ये कहीं अधिक ईंधन कुशल बनते हैं। इस दक्षता को विशिष्ट आवेग नामक एक प्रमुख प्रदर्शन कारक का उपयोग करके मापा जाता है, जो हमें अनिवार्य रूप से यह बताता है कि एक इंजन अपने द्वारा जलाए गए ईंधन की मात्रा की तुलना में कितना थ्रस्ट उत्पन्न करता है। विशिष्ट आवेग जितना अधिक होगा, इंजन उतना ही अधिक कुशल होगा। जहां रॉकेट इंजनों का विशिष्ट आवेग आमतौर पर लगभग 450 सेकंड का होता है, वहीं रैमजेट और स्क्रैमजेट जैसे वायुश्वास जेट इंजन 8000 सेकंड से भी ज्यादा समय तक चल सकते हैं, यानी वे बहुत कम ईंधन का उपयोग करके कहीं ज्यादा दूरी तक उड़ सकते हैं। हालांकि सभी जेट प्रणोदन प्रणालियां एक जैसी नहीं होती। टर्बोजेट, जो पारंपरिक लड़ाकू विमानों में पाए जाने वाले इंजन हैं, स्थिर अवस्था से गति बढ़ाने में माहिर होते हैं और मैक 2 तक की गति तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ने पर वे अक्षम हो जाते हैं और गति बनाए रखने में कठिनाई होती है। दूसरी ओर रैमजेट बहुत ज्यादा गति के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन इन्हें शुरुआती धक्का देना पड़ता है क्योंकि ये कम गति पर काम नहीं कर सकते। हालांकि एक बार चलने के बाद ये लगभग मैक 3 से 4 की गति से चल सकते हैं। फिर असली गति का दानव है स्क्रैमजेट। यह अत्याधुनिक इंजन मैक 5+ पर काम कर सकता है, जिसका मतलब है कि न्यूयॉर्क से टोक्यो की उड़ान सैद्धांतिक रूप से 12 घंटे से ज्यादा के बजाय 2 घंटे से भी कम समय ले सकती है। रैमजेट और स्क्रैमजेट आसानी से मैक 5 की गति सीमा को पार कर सकते हैं, जिससे वे हाइपरसोनिक यात्रा के लिए एकदम सही हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है, ये कम गति पर ठीक से काम नहीं करते, जिससे उड़ान भरना और उतरना वाकई सिरदर्द बन जाता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आजकल ज्यादातर हाइपरसोनिक वाहन दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं है। उदाहरण के लिए आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों को ही लीजिए। ये हाइपरसोनिक गति से अचानक शुरू नहीं होती।
सबसे पहले वे ऊंचाई पर चढ़ने और पर्याप्त वेग प्राप्त करने के लिए एक पारंपरिक रॉकेट इंजन का उपयोग करते हैं। फिर वे या तो हाइपरसोनिक गति से नीचे उतरते हैं या गति बनाए रखने के लिए स्क्रैमजेट इंजन चालू करते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि टर्बोजेट और रैमजेट को एक ही इंजन में क्यों न मिला दिया जाए। हर्मीज की टीम ने ठीक यही सोचा था और इसी तरह उन्होंने अपना क्रांतिकारी चिमेरा इंजन बनाया। और उन्होंने यह नाम यूं ही नहीं चुना। ग्रीक पौराणिक कथाओं में चिमेरा एक पौराणिक जानवर था जो अलग अलग जानवरों, एक शेर, एक बकरी और एक सांप से बना था। इसी तरह चिमेरा इंजन भी एक हाइब्रिड इंजन है जो दो अलग अलग प्रणोदन प्रणालियों को एक में मिलाता है। यह टरबाइन आधारित संयुक्त चक्र इंजन पूरी तरह से क्रांतिकारी है। यह टर्बोजेट मोड और रैमजेट मोड के बीच सहजता से स्विच करता है। यही इंजन उनके अत्याधुनिक विमान क्वार्टर हॉर्स को शक्ति प्रदान करता है, जिससे यह एक सामान्य विमान की तरह उड़ान भरता है और फिर बिना किसी परेशानी के हाइपरसोनिक गति तक पहुंच जाता है। और हां, हाइपरसोनिक गति से अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन हर्मीज के इंजीनियरों ने इस बारे में भी सोचा है और क्वार्टर हॉर्स को अत्यधिक तापमान को सहने के लिए डिजाइन किया है ताकि यह उड़ान के बीच में ज्यादा गर्म न हो। यह प्रयोज्य हाइपरसोनिक विमान की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है जिसे कभी लगभग असंभव माना जाता था। हर्मीज द्वारा निर्मित चिमेरा इंजन में एक खास विशेषता है प्री-कूलर। यह एक हाईटेक एयर कंडीशनर की तरह है जो टर्बोजेट में प्रवेश करने से पहले हवा को ठंडा कर देता है। यह सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि यह हर्मीज को स्क्रैमजेट मोड में जाने से पहले इंजन के प्रदर्शन को अधिकतम करने में मदद करता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हम हाइपरसोनिक गति की बात कर रहे हैं जो मैक 5 से भी अधिक है। ये गतियां सैन्य तकनीक के लिए अगला आयाम है और पेंटागन ऐसे संयुक्त चक्र इंजनों पर बड़ा दांव लगा रहा है जो इन चरम वेगों को प्राप्त करने के लिए टर्बोजेट और स्क्रैमजेट दोनों के रूप में काम कर सकते हैं। हर्मीज एक अपेक्षाकृत छोटा स्टार्टअप है, लेकिन वे अत्याधुनिक हाइपरसोनिक तकनीक के केंद्र में पहुंचने में कामयाब रहे हैं। जहां विशाल निगमों या सरकारी एजेंसियों को आमतौर पर इतनी उन्नत चीज बनाने में दशकों और भारी बजट लग जाते हैं, वहीं हर्मीज ने इसे केवल 21 महीनों में केवल $18 मिलियन के आश्चर्यजनक बजट के साथ कर दिखाया। यह इस विशाल परियोजना के लिए लोगों की अपेक्षाओं का एक छोटा सा अंश है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य वायुसेना के हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकर्ता का बजट $300 मिलियन से अधिक था और इसे विकसित होने में वर्षों लग गए। हर्मीज ने दिखाया है कि थोड़ी रचनात्मकता और दक्षता से एरोस्पेस में बड़ी छलांग लगाई जा सकती है। जब टरबाइन आधारित संयुक्त चक्र इंजन बनाने की बात आई, तो हर्मीज ने कोई भी इंजन नहीं चुना। उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक J85 टर्बोजेट को चुना। इस इंजन पर दशकों से भरोसा किया जाता रहा है और नॉर्थरॉप F5 फ्रीडम फाइटर और T-38 टैलोन जैसे सैन्य विमानों को शक्ति प्रदान की है जो आज भी उपयोग में हैं। सामरिक लड़ाकू विमानों से लेकर प्रशिक्षण विमानों तक विभिन्न अभियानों में विश्वसनीयता और प्रदर्शन के मामले में J85 का एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यह एक ऐसा इंजन है जिसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। हर्मीज सिर्फ मूल चिमेरा इंजन तक ही सीमित नहीं रहा। पहले संस्करण के लॉन्च के ठीक 1 साल बाद वे चिमेरा 2, जो एक ज्यादा उन्नत संस्करण है, पर काम कर रहे थे। और जब कोई यह सोचता है कि बड़ी एरोस्पेस कंपनियों को अक्सर किसी इंजन के नए संस्करण को लॉन्च करने का सपना देखने में भी सालों, कभी-कभी दशकों लग जाते हैं, तो हर्मीज के नवाचार की तेज गति असाधारण से कम नहीं है। इस बार टीम ने शक्तिशाली प्रैट एंड व्हिटनी F100 इंजन के साथ जाने का फैसला किया। वही पावर हाउस जो अमेरिका के 2 सबसे प्रसिद्ध लड़ाकू विमानों मैकडॉनल्ड डगलस F-15 ईगल और जनरल डायनामिक्स F-16 फाइटिंग फॉल्कन को आगे बढ़ाता रहा है। ये इंजन वाकई अनुभवी हैं, जिन्होंने हाल ही में 50 साल की निरंतर सेवा और 30,000 से ज्यादा उड़ान घंटे पूरे किए हैं। ये इंजन दुनिया भर में कठिन युद्ध अभियानों से लेकर हवाई गश्त तक कई मुश्किल परिस्थितियों में खुद को साबित कर चुके हैं। यह नया प्रोजेक्ट सिर्फ किसी पुराने पसंदीदा इंजन को अपग्रेड करने तक सीमित नहीं है, यह संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। हर्मीज हाइपरसोनिक विमान एक अगली पीढ़ी का डिजाइन है जिसे रक्षा क्षमताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों में क्रांति लाने के लिए विकसित किया जा रहा है। यह विमान अब मौजूदा मॉडलों से सिर्फ एक कदम आगे नहीं है। यह एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक बड़ी छलांग है। एक चौथाई घोड़ा होने के बजाय यह नया डिजाइन आकाश का छुपे घोड़े जैसा है, जिसे पूरी तरह से नई चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाया गया है। हर्मीज को मैक 5 से भी ज्यादा गति से उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा है, जो आश्चर्यजनक है। लेकिन यह सिर्फ कच्ची गति की बात नहीं है। इस तरह की गति प्राप्त करने के लिए एक विमान को ऐसी गति पर हवा के घर्षण के कारण अकल्पनीय तापमान को सहन करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। यही कारण है कि इंजीनियरिंग टीम यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है कि विमान का शरीर हाइपरसोनिक उड़ान की चरम स्थितियों को संभाल सके। और यह केवल गति की बात नहीं है,
हर्मीज की नजरें प्रसिद्ध लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड का रिकॉर्ड तोड़ने पर टिकी हैं, जिसके नाम सबसे तेज मानव युक्त विमान होने का रिकॉर्ड है और जिसकी अधिकतम गति मैक 3.3 है। हर्मीज न सिर्फ गति की सीमाओं को तोड़ रहा है, बल्कि समताप मंडल के किनारे तक भी पहुंच रहा है। इस अगली पीढ़ी के विमान को 80,000 से 85,000 फीट की अविश्वसनीय ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो व्यावसायिक विमानों की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है, जो आमतौर पर 33,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। इतनी ऊंचाई पर वायुमंडल अविश्वसनीय रूप से पतला होता है, जिससे पारंपरिक उड़ान की गतिशीलता कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। जेट इंजनों को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने में कठिनाई होती है, पंख कम लिफ्ट उत्पन्न करते हैं और तापमान चिलचिलाती गर्मी और हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड के बीच उतार चढ़ाव करता रहता है। इस सौदे के लिए प्रसिद्ध SR-71 ब्लैकबर्ड, जो अब तक निर्मित सबसे तेज विमानों में से एक था, अक्सर मिसाइलों से बचने और दुश्मन के रडार की पकड़ से बचने के लिए 85,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता था। उन ऊंचाइयों पर पायलटों को अंतरिक्ष यात्रियों की तरह फुल प्रेशर सूट पहनना पड़ता था, क्योंकि बाहरी हवा का दबाव इतना कम होता था कि बिना सुरक्षा के उनका खून खौल सकता था। अब हर्मीज का लक्ष्य और भी तेज और अधिक कुशलता से उड़ान भरना है, जिसका अर्थ है विमानन इतिहास की कुछ सबसे बड़ी तकनीकी बाधाओं को पार करना। ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज्यादा गति से चलने वाली हाइपरसोनिक उड़ान भारी मात्रा में घर्षण और ऊष्मा उत्पन्न करती है। विमान की सतह का तापमान 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो सकता है, जो एल्यूमीनियम को पिघलाने और उच्च शक्ति वाले टाइटेनियम को भी कमजोर करने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि इंजीनियर नए ताप प्रतिरोधी मिश्र धातु, सिरेमिक कंपोजिट और शीतलन प्रणालियां विकसित कर रहे हैं जो इन कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकें। इसके अलावा पारंपरिक जेट इंजन हाइपरसोनिक गति को संभाल नहीं पाते। इस समस्या के समाधान के लिए शोधकर्ता स्क्रैमजेट तकनीक की खोज कर रहे हैं, जो पारंपरिक घूर्णन टर्बाइनों की आवश्यकता के बिना आने वाली हवा को अविश्वसनीय गति से संपीड़ित करती है। इससे निरंतर हाइपरसोनिक यात्रा न केवल संभव हो सकती है, बल्कि कुशल भी हो सकती है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो मैक 5 पर यात्रा करने का मतलब है कि कोई व्यक्ति 3,100 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से आकाश में उड़ान भर रहा है। उस गति पर विमान के आसपास की हवा इतनी गर्म हो जाती है कि साधारण पदार्थ भी गर्म नहीं हो पाते। इसलिए इंजीनियरिंग टीम को अपनी तेज गति वाली मशीन के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी और ऊष्मा प्रतिरोधी पदार्थों के विज्ञान में गहराई से खोजबीन करनी पड़ी। उन्होंने कुछ सबसे मजबूत पदार्थों, टाइटेनियम, निकल मिश्र धातुओं और सुपर मिश्र धातुओं, जिनका इस्तेमाल जेट इंजनों और अंतरिक्ष यान में होता है, का परीक्षण किया। ये पदार्थ 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा तापमान को झेलने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जब कोई मैक 6 से ज्यादा गति बढ़ाने लगता है तो नई चुनौतियां सामने आती हैं। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि निकेल, भले ही अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो, एक ऐसे विमान के लिए बहुत भारी हो सकता है जिसे तेज और कुशल दोनों होना जरूरी हो। यहीं पर कार्बन सिरेमिक कंपोजिट काम आते हैं। ये भविष्योन्मुखी सामग्रियां न केवल हल्की हैं, बल्कि पारंपरिक धातुओं की तुलना में अत्यधिक गर्मी और दबाव को भी बेहतर ढंग से झेल सकती हैं। इनका उपयोग हाइपरसोनिक मिसाइलों और अंतरिक्ष शटल सहित कुछ सबसे उन्नत एरोस्पेस परियोजनाओं में पहले से ही किया जा रहा है। इन अगली पीढ़ी की सामग्रियों का उपयोग करके इंजीनियर ऐसे विमानों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जो गति और सहन शक्ति की सीमाओं को पहले से कहीं अधिक बढ़ा सकते हैं। इन सामग्रियों में प्रभावशाली तापीय क्षमताएं होती हैं, जिनमें पुनः प्रयोज्य घटकों के लिए 3,600 डिग्री फ़ारेनहाइट और एकल उपयोग अनुप्रयोगों के लिए 3,600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान सहनशीलता होती है। कार्बन सिरेमिक कंपोजिट का उपयोग एरोस्पेस और ऑटोमोटिव उद्योगों में, विशेष रूप से ब्रेक डिस्क जैसे घटकों में, संरचनात्मक अखंडता को खोए बिना अत्यधिक तापमान को सहन करने की क्षमता के कारण व्यापक रूप से किया जाता है। लेकिन टीम ने केवल सामग्रियों के चयन तक ही सीमित नहीं रखा, उन्हें निर्माण विधियों के बारे में भी सोचना पड़ा। विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद हर्मीज ने V3D सफायर और सफायर XC औद्योगिक 3D प्रिंटर में निवेश करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। ये अत्याधुनिक प्रिंटर अत्यधिक विशिष्ट हैं और जटिल से जटिल पुर्जों को सटीकता और गति के साथ बनाने में सक्षम हैं। इन्हें विशेष रूप से मूल्यवान बनाने वाली बात है एनकेनोड 718, जो एक निकल क्रोमियम मिश्र धातु है और अपनी उत्कृष्ट ताप प्रतिरोधकता और संक्षारण प्रतिरोधकता के लिए जाना जाता है, से मुद्रण करने की इनकी क्षमता। इस मिश्र धातु का उपयोग गैस टर्बाइनों और एरोस्पेस घटकों जैसे उच्च तनाव वाले अनुप्रयोगों में अक्सर किया जाता है, क्योंकि यह अपनी मजबूती या स्थायित्व से समझौता किए बिना 423 डिग्री फ़ारेनहाइट से 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान को सहन कर सकता है। इस सामग्री के ताप प्रतिरोध के अलावा 3D प्रिंटिंग तकनीक के उपयोग से टीम अद्वितीय ज्यामिति वाले ऐसे पुर्जे बना पाई
जिन्हें पारंपरिक निर्माण तकनीकों से बनाना असंभव होता। इस दृष्टिकोण ने न केवल चिमेरा इंजन के प्रदर्शन और स्थायित्व को बेहतर बनाया, बल्कि टीम को उत्पादन लागत कम करने में भी मदद की, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक कुशल और किफायती हो गई। हर्मीज के इंजीनियरों के अनुसार क्वार्टर हॉर्स देखने में किसी विज्ञान कथा फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन इसका डिजाइन और सामग्री अत्याधुनिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। हालांकि कंपनी ने विमान के कुछ हिस्सों के लिए कुछ उन्नत आधुनिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन एयरफ्रेम का अधिकांश भाग सिद्ध टाइटेनियम से बना है, जो अपनी अविश्वसनीय शक्ति से भार अनुपात के लिए जाना जाता है। यह विमान को मजबूत और हल्का बनाता है, जो तेज गति के प्रदर्शन के लिए आदर्श है। क्वार्टर हॉर्स का चिकना, सुव्यवस्थित रूप न केवल आकर्षक है, बल्कि यह वायुगतिकीय प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके डिजाइन में नुकीले ब्लेड जैसे किनारे हैं जो विमान के शरीर में आसानी से समा जाते हैं, जिससे एक निर्बाध आकृति बनती है जो देखने में आकर्षक और अविश्वसनीय रूप से कुशल दोनों है। यह डिजाइन लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड की याद दिलाता है। ब्लैकबर्ड की तरह क्वार्टर हॉर्स को भी न्यूनतम प्रतिरोध के साथ हवा में तेजी से दौड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह तेज गति के युद्धाभ्यास के लिए एकदम सही है। 40 फीट लंबा क्वार्टर हॉर्स नॉर्थरॉप T-38 टैलोन, जिसकी लंबाई 44 फीट है, से थोड़ा छोटा है, लेकिन दोनों के बीच समानताओं को नजरअंदाज करना मुश्किल है। दोनों को हल्के हमले वाले विमानों में उन्नत प्रशिक्षण के लिए डिजाइन किया गया है, जो बेजोड़ चपलता और प्रदर्शन प्रदान करते हैं। 1960 के दशक में पेश किया गया T-38 अब तक निर्मित सबसे सफल प्रशिक्षण जेट विमानों में से एक माना जाता है, जिसने दशकों से हजारों सैन्य पायलटों को प्रशिक्षित करने में मदद की है। इसी तरह क्वार्टर हॉर्स भी इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसमें और भी उन्नत तकनीक है, जो इसे सैन्य विमानन की दुनिया में एक आशाजनक प्रतियोगी बनाती है। हालांकि क्वार्टर हॉर्स का डिजाइन रोमांचक है, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह अभी भी सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। उड़ान परीक्षणों के दौरान विमानों में अक्सर वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर बदलाव किए जाते हैं। इंजीनियरों का अनुमान है कि वास्तविक दुनिया के परीक्षणों से निस्संदेह डिजाइन में कुछ छोटे मोटे बदलाव या समायोजन किए जाएंगे, ताकि उच्च गति और ऊंचाई पर बेहतर प्रदर्शन, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पिछला साल इस स्टार्टअप के लिए एक बड़ी छलांग साबित हुआ, क्योंकि इसने उल्लेखनीय प्रगति की। कंपनी ने क्वार्टर हॉर्स Mk0 का परीक्षण शुरू किया, जो विमान की मुख्य प्रणालियों को एकीकृत करने और इसकी परिचालन क्षमताओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। विमान के ग्राउंड टेस्ट स्टैंड ने इसके एवियोनिक्स से लेकर उड़ान नियंत्रण प्रणालियों तक हर चीज का मूल्यांकन करने में मदद की, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक घटक एक साथ पूरी तरह से काम करे। इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह है कि इस प्रोटोटाइप को सिर्फ 6 महीनों में तैयार किया गया, जो इसमें शामिल तकनीक की जटिलता को देखते हुए एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है। परीक्षण के दौरान क्वार्टर हॉर्स ने न केवल अपने सभी नियोजित लक्ष्यों को पूरा किया, बल्कि उनसे भी आगे बढ़कर अपनी प्रभावशाली क्षमता का प्रदर्शन किया। इस सफलता ने संयुक्त राज्य वायुसेना का ध्यान आकर्षित किया, जिसने तब से प्रशिक्षण और युद्ध दोनों ही परिदृश्यों में इस विमान की क्षमता में गहरी रुचि ली है और अगली पीढ़ी के सैन्य विमानों से हमारी अपेक्षाओं को और आगे बढ़ाया है। टेनेसी के टुल्लाहोमा स्थित अर्नोल्ड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स की टीम ने मात्र 87 दिनों में कई अभूतपूर्व एरोस्पेस परीक्षण पूरे किए, जो विमानन क्षेत्र में संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ये परीक्षण अगली पीढ़ी के एरोस्पेस वाहनों के प्रमुख पहलुओं का मूल्यांकन और सुधार करने के एक महत्वपूर्ण प्रयास का हिस्सा थे। उन्होंने जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना किया, उनमें से एक थी मानवीय कारकों का मूल्यांकन, जिसमें यह परीक्षण किया गया कि पायलट वाहन के उन्नत स्टीयरिंग और नियंत्रण प्रणालियों के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। उन्होंने यह भी अनुकरण किया कि जब वाहन का जमीन से संचार संपर्क टूट जाता है तो क्या होता है, जो मजबूत आपातकालीन प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए बेहद जरूरी है। वे सिर्फ सैद्धांतिक परीक्षण तक ही सीमित नहीं रहे। टीम ने रेडियो फ्रीक्वेंसी विलंबता का भी आकलन किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संचार प्रणालियां सुरक्षा या प्रदर्शन से समझौता किए बिना देरी को संभाल सकें। ग्राउंड हैंडलिंग एक और प्रमुख क्षेत्र था जिस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। यह परीक्षण करते हुए कि जमीन से दूर से नियंत्रित होने पर वाहन विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करेगा। ये परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि भविष्य के विमानों को दूर से संचालित होने पर भी सुरक्षित और प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। 2004 की शुरुआत तक Mk0 वाहन ने अपने परीक्षण पूरे कर लिए और क्वार्टर हॉर्स कार्यक्रम के लिए नियोजित 4 परीक्षण वाहनों में से पहले के रूप में इतिहास रच दिया। यह इस कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो अत्याधुनिक तकनीकों का विकास कर रहा है जो उड़ान में क्रांति ला सकती हैं। फिर मार्च 2004 में टीम ने Mk1 प्रोटोटाइप पेश किया, जिसे और भी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ सौंपा गया था।
जिसमें रिमोट टेक ऑफ और लैंडिंग भी शामिल था, जो स्वायत्त उड़ान के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक है। इंजीनियरों ने MK1 प्रोटोटाइप को सावधानीपूर्वक असेंबल करने में 7 महीने बिताए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर विवरण एकदम सही हो। MK1 के तैयार होते ही टीम ने तेजी से काम शुरू कर दिया और सभी परीक्षण कार्य केवल 21 दिनों में पूरे कर लिए। लेकिन इस बार परीक्षण टेनेसी के ADC में नहीं किए गए। इसके बजाय टीम MK1 को कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस ले गई, जो अपने उन्नत उड़ान परीक्षणों के इतिहास के लिए जाना जाता है। यहीं पर उन्होंने वाहन को उसकी सीमाओं तक पहुंचाया, इंजनों को पूरी तरह से आफ्टरबर्नर पर चलाते हुए 50 मील प्रति घंटे की टैक्सी गति तक पहुंचाया, जो एक मानव रहित परीक्षण वाहन के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। इन उच्च गति टैक्सी परीक्षणों ने इस बारे में मूल्यवान आंकड़े प्रदान किए कि MK1 उच्च गति पर कैसा व्यवहार करेगा और इसकी समग्र स्थिरता और नियंत्रण को बेहतर बनाने में मदद की। टीम 2 एंड प्रोटोटाइप MK2 और MK3 के साथ प्रभावशाली प्रगति कर रही है और पहला अटलांटा जॉर्जिया स्थित हरमोस संयंत्र में पहले से ही निर्माणाधीन है। यह एक बड़ी बात है क्योंकि MK2 उड़ान तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इसमें प्रैट एंड व्हिटनी F100 इंजन लगा होगा, जो MK1 में लगे GE J85 इंजन का एक बड़ा अपग्रेड है। F100 अपनी अविश्वसनीय विश्वसनीयता और शक्ति के लिए जाना जाता है, जो इसे MK2 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण घटक बनाता है। MK2 का मुख्य लक्ष्य ध्वनि अवरोध को तोड़ना और मैक 2 से भी कम गति पर स्वचालित सुपरसोनिक उड़ान का प्रदर्शन करना है। यह विमानन प्रौद्योगिकी में एक बड़ी छलांग है, क्योंकि सुपरसोनिक गति से स्वचालित रूप से उड़ान भरने के लिए उन्नत प्रणालियों की आवश्यकता होती है, जो नेविगेशन से लेकर आपातकालीन प्रतिक्रियाओं तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सब कुछ संभाल सकें। यह न केवल एक तेज विमान है, बल्कि एक ऐसी मशीन है जिसे आकाश में एक आत्मनिर्भर पायलट की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि MK2 के सटीक तकनीकी विवरण अभी गुप्त हैं, लेकिन यहां जिन इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामना किया जा रहा है वे क्रांतिकारी हैं। जहां तक MK2 की बात है तो और भी ज्यादा उत्साह है। हालांकि टीम ने अभी तक MK2 के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन अफवाह है कि यह चाइमेरा 2 के परीक्षण संस्करण पर आधारित है, एक ऐसा विमान जो पहले से ही कुछ अगली स्तरीय उड़ान विशेषताओं का प्रदर्शन कर रहा है। हेरमेस के रोड मैप से पता चलता है कि MK2 को वास्तव में कुछ असाधारण कार्य सौंपा जाएगा। उड़ान में टर्बोजेट से रैमजेट मोड में परिवर्तन। यह बदलाव कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि इसमें उच्च गति और ऊंचाई पर उड़ान भरते समय प्रणोदन प्रणालियों को बदलना शामिल है। अगर यह सफल रहा तो MK3 सर्वकालिक हवाई गति रिकॉर्ड तोड़ देगा, जो वर्तमान में प्रसिद्ध SR-71 ब्लैकबर्ड के नाम है। SR-27 दशकों से उच्च गति की उड़ान का स्वर्ण मानक रहा है, इसलिए उस रिकॉर्ड को तोड़ना कोई छोटी महत्वाकांक्षा नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसका इंजीनियर और एविएटर वर्षों से सपना देख रहे हैं। यह टीम सिर्फ विमानों पर ही काम नहीं कर रही है, बल्कि फ्लाइट डेक स्टार्टअप के साथ परीक्षण प्रबंधन के लिए एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण भी विकसित कर रही है। फ्लाइट डेक को ऑफ ग्रिड स्टैंडअलोन वातावरण में, खासकर उन कठिन परिस्थितियों में जहां पारंपरिक सहायक बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं हो सकता, संचालित करने के लिए बिल्कुल नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। इसे पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया गया है, जिससे यह दुर्गम क्षेत्रों में या उच्च जोखिम वाले मिशनों जैसे कि शत्रुतापूर्ण या अज्ञात क्षेत्रों में के दौरान संचालन के लिए उपयुक्त है। सीटें पायलटों और पेलोड ऑपरेटरों के लिए भी विशेष रूप से डिजाइन की गई हैं, जो अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी आराम और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, जहां हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है। 4 उच्च कुशल परिचालन विश्लेषकों और कुछ विशेषज्ञ पर्यवेक्षकों की एक छोटी टीम एक अत्याधुनिक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग केंद्र में काम कर रही है। यह कोई साधारण डेटा हब नहीं है, इसे सटीकता और कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसके अंदर उन्नत जलवायु नियंत्रण प्रणालियां हैं, जो अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण उड़ान उपकरणों की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्णतः पृथक वातावरण प्रदान करती हैं। अपनी अत्याधुनिक तकनीक के बावजूद इस केंद्र का बाहरी भाग किसी परिवहन कंटेनर जैसा भ्रामक रूप से साधारण सा लगता है। इस डिजाइन के कारण इसे दुनिया में कहीं भी आसानी से ले जाया और स्थापित किया जा सकता है, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी और वैश्विक स्तर पर सहायता प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। यह सब प्रयास और नवाचार क्यों? यह सब हॉसन, एक क्रांतिकारी हाइपरसोनिक यात्री विमान जो हवाई यात्रा के बारे में हमारी सोच को बदल सकता है, के विकास के लिए एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। हॉसन कोई साधारण विमान नहीं है। इसे मैक 5 से भी अधिक गति से उड़ान भरने के लिए बनाया गया है, जो ध्वनि की गति से 5 गुना से भी अधिक है। इससे यह 125 से ज्यादा महासागरीय मार्गों पर उड़ान भर सकेगा और यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क से लंदन की उड़ान, जो अभी लगभग 7 घंटे लेती है, घटकर सिर्फ 90 मिनट की हो जाएगी, जिससे लंबी दूरी की उड़ानें भी एक तेज सफर जैसी लगेंगी। इस विमान के पीछे की इंजीनियरिंग किसी चमत्कार से कम नहीं है।
हॉसन को पहला व्यवहार्य हाइपरसोनिक यात्री विमान बनने के लिए विकसित किया जा रहा है और इसकी पहली परीक्षण उड़ान 2019 के लिए निर्धारित है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले लोग 2025 और 2026 में क्वार्टर हॉर्स Mk2 और Mk3 प्रोटोटाइप का परीक्षण देखेंगे। ये प्रोटोटाइप महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करके हाइपरसोनिक उड़ान का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो हॉसन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे उन्नत प्रणोदन प्रणाली, वायुगतिकीय डिजाइन और हाइपरसोनिक गति की तीव्र गर्मी और दबाव का सामना करने की क्षमता। इस परियोजना का सबसे प्रभावशाली पहलू हर्मोस की टीम की तीव्र गति है। हाइपरसोनिक उड़ान अविश्वसनीय रूप से जटिल है और इंजीनियरिंग चुनौतियां अपार हैं। फिर भी हर्मोस की टीम सीमाओं को आगे बढ़ा रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है कि तकनीक कुशल और सुरक्षित दोनों हो। नवाचार के प्रति उनके अथक समर्पण ने असंभव लगने वाली चीजों के लिए भी उम्मीदें जगा दी हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे रास्ते में आने वाली हर चुनौती को पार कर लेंगे। जब लोग सोचते हैं कि वे विमानन के क्षेत्र में कितनी दूर तक पहुंच गए हैं, तो हॉसन अगला तार्किक कदम लगता है। यह तकनीक न केवल हवाई यात्रा में क्रांति लाएगी, बल्कि वैश्विक कनेक्टिविटी के बारे में लोगों की सोच को भी बदलने की क्षमता रखती है। दुनिया में कहीं भी 2 घंटे से भी कम समय में यात्रा करने की क्षमता उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और यहां तक कि लोगों के जीवन जीने के तरीके को भी बदल सकती है। हाइपरसोनिक उड़ान का सपना अब साकार होने वाला है और हो रही प्रगति के साथ यह स्पष्ट है कि हम उस सपने को हकीकत में बदलने के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। हमारे चैनल पर एक और एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। जब तक आप यहाँ हैं, इस तरह के और अधिक मनमोहक वीडियो देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करें।